एवरीवन, सो कैसी चल रही है नीट की तैयारी। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, राइट। सो हियर आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब वंस अगेन। तो पिछले 10 सालों से मैं ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ विथ एन एम एंड अ होप दैट हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे ऑन दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि 6 to 12 प्लस नीट के लिए खूब सारे कंटेंट हैं। हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है दैट इज ऑल फॉर फ्री, सो यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर फॉर फ्री, राइट। तो मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, नीट फिजिक्स के एटम लेसन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1. When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on m as। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस नहीं, लेट्स से कि ये हमारा एटम है और इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस का चार्ज दिया हुआ है कितना, न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है ये मूव कर रहा है और ये न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। तो हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिस डिस्टेंस के बाद ये वापस डाइवर्ट हो जाएगा। तो लेट्स से कि ये यहाँ तक ही आ पाता है, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हम r0 से डिनोट करते हैं वो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब ये क्लोजेस्ट न्यूक्लियस के यहीं तक आ सकता है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस, जहां तक अल्फा पार्टिकल आ सकता है। तो इस डिस्टेंस पे होता ये है कि अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है यानी कि हाफ mv², ये बराबर किसके होता है, ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि इसको अब वापस मोड़ना है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k इंटू Q1 Q2। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है 2e और चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना है Ze डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है r0। तो हमें r0 की ही वैल्यू निकालनी है, तो r0 क्या हो जाएगा k इंटू Ze इंटू 2e डिवाइडेड बाय mv² इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4k Ze² डिवाइडेड बाई mv²। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि r0 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। Question number 2. If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be. तो इस क्वेश्चन में दो सिनेरियोज है। पहले सिनेरियो में जो एटम है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है और सेकंड सिनेरियो में जो है उसमें वो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ठीक है। तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से हमें ये पता है कि 1/λ इज इक्वल टू Z²r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और R क्या है, R तो रिडबर्ग कांस्टेंट है जैसा कि हमने पढ़ा है। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में क्या हो रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है, यानी कि n की वैल्यूज क्या है, मतलब अगर ये में हमारे एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 है। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/λ इंटू r 1/n1² माइनस 1/n2²।
तो ये हो जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/9 यानी कि 5/36 इंटू r। तो यानी कि हम यहाँ पे ये हमें रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 36/5 लैम्डा। अब हम केस 2 की बात करते हैं। तो केस 1 के केस में तो लैम्डा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, केस 2 के केस में हमें लैम्डा पता नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इस केस का लैम्डा है वो लैम्डा डैश है। तो ये हो जाएगा r इंटू 1/n1। इस केस में क्या हो रहा है, 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, तो यानी कि n1 यहाँ पे 3 है और n2 यहाँ पे 4 है। तो ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम r की जगह लिख सकते हैं 36/5 लैम्डा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 7/144। तो इसकी अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा इंटू 144 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 36 इंटू 4, तो यानी कि 20/7 लैम्डा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। Question number 3. Frequency of K beta X-ray of a material, frequency of K alpha X-ray and frequency of L alpha X-ray are related as। तो ये K बीटा, K अल्फा और L अल्फा ये कौन सी लाइन्स हैं। तो अगर हम फटाफट एक्सरे स्पेक्ट्रम को याद करें तो ये कुछ ऐसा था, राइट, कि ये हमारा K सीरीज, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O एंड सो ऑन। तो K अल्फा क्या था, जो पहली ही लाइन थी, यानी कि जो इमीडिएट नेक्स्ट ऑर्बिट से K में फॉल कर रही थी, वो K अल्फा, ये था K अल्फा। उसी तरह से L अल्फा क्या था, जो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन से L में फॉल कर रही थी, वो L अल्फा। K बीटा क्या था, K अल्फा का अगला लाइन जो था, जो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा था, वो था K बीटा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो K अल्फा के अकॉर्डिंग, K अल्फा के अकॉर्डिंग्स में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम एज्यूम करते हैं एनर्जी K अल्फा। उसी तरह K बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस है वो है E K बीटा, और उसी तरह से L अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस है वो है E L अल्फा। तो अब इस डायग्राम से हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि E K बीटा इज इक्वल टू E K अल्फा प्लस E L अल्फा। अच्छा, एनर्जी क्या होती है, H न्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं H न्यू K बीटा इज इक्वल टू H न्यू K अल्फा प्लस H न्यू L अल्फा। तो अब H को हम कैंसिल कर सकते हैं हर तरफ, तो हम लिख सकते हैं न्यू K बीटा इज इक्वल टू न्यू K अल्फा प्लस न्यू L अल्फा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। Question number 4. The wavelength of K alpha X-rays are produced by an X-ray tube is 0.76 angstrom. The atomic number of the anode material of the tube is। तो इस केस में हमें वेवलेंथ दी हुई है और हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, यानी कि हमें Z निकालना है। तो हमें क्या पता है, जो रिलेशन हमें वेवलेंथ देती है वो है 1/लैम्डा r इंटू Z माइनस B होल स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है वेवलेंथ निकालने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रम के लिए। और B जो है एक कांस्टेंट है और B की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है K सीरीज के लिए। और इस प्रॉब्लम में हम सिर्फ K सीरीज की ही बात कर रहे हैं, हम K अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.76 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। R की वैल्यू क्या होती है, 1.097 इंटू 10⁻7। ये हो जाएगा Z माइनस 1 होल स्क्वायर। N1 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम K अल्फा की बात करें, K अल्फा में क्या होता है, अगर हम एनर्जी लेवल को याद करें फिर से, ये K है, L है, M है। K अल्फा मतलब जो लाइन K पे गिरती है और उसके इमीडिएट नेक्स्ट लेवल से आती है। तो इसका मतलब N1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और N2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस केस में N1 जो है वो 1 हो जाएगा और N2 जो है वो 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4। तो अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें सिर्फ Z निकालना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो हम कह सकते हैं कि Z माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1 divided by 0.76 into 10 to the power minus 10 into 1.097 into 10 to the power 7 और ये 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4 तो ये हो जाएगा इंटू 4/3। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 विच इज़ 1600। तो ये है z माइनस 1 होल स्क्वायर, तो फिर z माइनस 1 हो जाएगा 40, देयरफॉर z हो जाएगा 40 प्लस 1 यानी कि 41। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 5, the de Broglie wavelength of an electron is the same as that of a 50 kilo electron volt X-ray photon. The ratio of the energy of the photon to the kinetic energy of the electron is। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, पहले फोटोन की एनर्जी निकालनी है और दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ से हम mv के जगह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, मतलब m से मल्टीप्लाई भी किया और m से डिवाइड भी किया। तो mv का होल स्क्वायर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि mv इज इक्वल टू h/λ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h²/λ²m। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे फोटोन की। तो हमें क्या पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, तो अब हम दोनों की रेशियो निकालते हैं, यानी कि फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ये हो जाएगा hc/λ डिवाइडेड बाय 1/2 h² डिवाइडेड बाय λ²m। तो ये हो जाएगा hc/λ इंटू 2λ²m डिवाइडेड बाई h²। तो ये लैम्डा और एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, h और एक h कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2λcm डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मास इज इतना। इलेक्ट्रॉन मास का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है, एनर्जी इक्विवेलेंट हमेशा होता है mc²। तो मतलब हमें mc² की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पे न्यूमरेटर में mc है, तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में हम एक और c मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में भी एक c मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो mc² को हम ले आए। दूसरी वैल्यू कौन सी दी हुई है, दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है कि de Broglie wavelength of electron is same as that of 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटोन। मतलब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये फोटोन का एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, hc/λ। तो मतलब हमें hc/λ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो hc/λ हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2mc², ये लैम्डा को नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा hc/λ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू mc² की जगह डाल देंगे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसीलिए इसको इंटू 10 टू द पावर 6 करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाए। उसी तरह hc/λ जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, उसके लिए हम 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20/1। तो यानी कि जो रेशियो है वो है 20:1। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।